नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। छोटी काशी व मिनी क्यूबा के नाम से विख्यात भिवानी के युवक और युवतियां केवल खेलों में ही नाम रोशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि संगीत के क्षेत्र में भी भिवानी की 11 वर्षीय बेटी चेतांशी ने उड़ चली गाने पर शूटिंग करके अपनी फर्स्ट एल्बम लॉन्च करके संगीत व फिल्म जगत में भिवानी का नाम रोशन किया है। तो आइए जानते हैं उनकी प्रथम एल्बम व गाने की शूटिंग की एक झलक। भिवानी, जिसे कभी खेल नगरी कहा जाता था, अब यह नगरी फिल्मी दुनिया में भी नई अहम भूमिका अदा करने जा रही है। यहाँ की 11 वर्ष की चेतांशी चौधरी का डांस इन दिनों यूट्यूब पर खूब छाया हुआ है। यूट्यूब पर उनका एक नया गाना आया हुआ है। इस गाने में डांस खूब वायरल हो रहा है। खुद में खो के खुद में पाना पर चेतांशी ने ऐसा डांस किया कि लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग अदाकारा चेतांशी चौधरी को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा डांस आने वाले समय में भिवानी का खूब नाम रोशन करेगा। चेतांशी ऐसी प्रतिभावान है कि 2 दिन में ही उसने हिमाचल में इस पूरे गाने की शूटिंग को पूरा किया है। शूटिंग के दौरान उनकी टीम ने कड़ी मेहनत भी की है। गाने के प्रोड्यूसर संजय शर्मा बाबा का कहना है कि हिमाचल में हुई ये शूटिंग केवल मात्र 2 दिन में ही पूरी हुई है और आने वाले समय में चेतांशी नई वेब सीरीज में भी दिखाई देंगी। वहीं चेतांशी का कहना है कि एक्शन मूवीज उन्हें ज्यादा पसंद हैं, इसीलिए कोशिश करेंगी कि एक्शन मूवीज में वे काम करें ताकि भिवानी का नाम रोशन हो सके। उनका कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ जब वे मात्र 3 वर्ष की थी तभी से उन्होंने डांस शुरू कर दिया था। डांस और एक्टिंग का ऐसा शमा बांधा कि अब वे जल्द ही वेब सीरीज पर भी नजर आएंगी। आई एम चितांशी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी फर्स्ट म्यूज़िक प्रोफेशनल वीडियो लॉन्च हुई है, जिसका नाम है उड़ चली। तो इसमें एक्ट जो कि मैंने किया है, और इस गाने की सिंगर जैस्मिन है, और इसे हमने हिमाचल में शूट किया था। तो ये आपकी बेटा ये पहली एल्बम है? जी, ये मेरी फर्स्ट म्यूज़िक प्रोफेशनल वीडियो है। कितने साल के हो आप? मैं 11 इयर्स की हूँ। क्या लगता है आपको 11 ईयर में इतना बड़ा मुकाम पा लिया है आपने, जब से एल्बम तक भी आने लगे हो, आगे किस प्रकार से आप बढ़ोगे? कितने एल्बम्स करने का आपको ये जो शौक है वो कैसे अब चल रहा है? तो मुझे एक्टिंग, डांसिंग ये सब पसंद है, और ये मेरी फर्स्ट एल्बम है। तो आगे जाके मैं वेब सीरीज़ करना चाहूँगी, मूवीज़ करना चाहूँगी, उसमें एक्टिंग करना चाहूँगी, और एक्ट्रेस मेरा एम है बनने का। तो मैं ये सब चीज़ें करना चाहूँगी आगे जाके। फिर हटके क्यों आपके मन में आया एक्टिंग करने का? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये कहते हैं मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनूँगा, कोई कहते हैं मैं पुलिस में जाऊँगा, कोई कुछ बनता है। एक्टिंग का शौक कैसे आया आपको? क्योंकि मुझे पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा जो शौक है वही मेरा डांसिंग में है, एक्टिंग में है। मुझे मज़ा ही इस इन दोनों चीज़ों में आता है। तो आगे जाके मैं यही करना चाहूँगी अपनी मर्ज़ी से, और मेरी मम्मा भी मुझे ये कहती है कि जो तेरी मर्ज़ी हो वही कर। तो मैं यही करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे मज़ा ही इसी में आता है। इतने क्या बोल हैं इस गाने के? किस प्रकार से इसको फ़िल्माया गया है? क्या कहोगे? इसके बोल हैं, खुद में खो के खुद को पाना, भूलूं मैं थोड़ी देर ज़माना, बातें करूं मैं खुले गगन से, सुनूं मैं कुदरत का अफ़साना। ओ माय मैं उड़ चली हाँ, ओ माय मैं उड़ चली हाँ, ओ माय मैं उड़ चली कुदरत की गली। सब में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मैं अभी इसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं वेब सीरीज़ करूँ, मूवीज़ करूँ। सितांशी बचपन से, जैसे कि इसने बताया कि 3 साल की थी, जब से इसको डांस का शौक था और बचपन से इसको डांस में हमने डाल दिया। तो जो इसकी मम्मी है ईशा, मेरी फ्रेंड है, और हम 3 साल से इसको देखने लग रहे हैं बच्ची को मेहनत करते हुए। और जैसे-जैसे ये बड़ी होती जा रही है, वैसे-वैसे पढ़ाई के साथ-साथ ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेती रहती है, स्कूल में भी और भिवानी में जितने भी फंक्शन्स होते हैं, उनमें सब में ये कोई भी एक फंक्शन्स ये नहीं छोड़ती। तो जब देखा कि पढ़ाई भी करने लग रही है और साथ में इसमें इतना स्टैमिना है कि ये डांस में जा सकती है। वैसे तो इसका एम कोरियोग्राफर बनने का है,
लेकिन अभी इसके लिए इसको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि ये कर रही है। तो जो मैंने बात की संजय शर्मा बाबा से और जब चेतांशी के बारे में बताया, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी के साथ ये भिवानी आए और इन्होंने इसको अपने संरक्षण में ले लिया। जैसे ही इनके संरक्षण में गई तो समझ लो कि हमने तो एक प्रकार से चैन की साँस ली और एक सुरक्षित हाथों में हमने चेतांशी को सौंप दिया। और ये लग रहा है कि जो चेतांशी है, जिस रास्ते पर चल रही है, जिस प्रकार से मेहनत कर रही है, संजय जी जैसे इसको मेहनत करवा रहे हैं, आप अगर देखो भी जब ये करती है अकेडमी में काम करती है, एक्सरसाइज़ करती है, डांस करती है, अलग-अलग ये स्टंट सीखने लग रही है, तो एक छोटी-सी उम्र में बच्चे का इस प्रकार से करना वाक़ई में ही मायने रखता है। आगे बढ़ना चाहती है, तो शुरू से देखा कि जो बच्चे को जिस चीज़ में आनंद मिलता है, जिस चीज़ में उसे मज़ा मिलता है और इसने एक अचानक से ही नहीं किया इसको, इसने बड़े अच्छे से करते इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाने का फ़ैसला लिया है। इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार से अपने फ़ैसले लेना, संकल्प लेना, उसके ऊपर डटे रहना एक मायने रखता है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, हर माता-पिता का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे को इस प्रकार से उसका साथ दें और उसको पुश अप करते रहें। तो मैं तो इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए यही कहूँगी कि जो संजय जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनके साथ-साथ एक गुरु के रूप में इनके सामने आए हैं। मैंने एक बिल्कुल अलग से एक टेस्ट के रूप में लिया था और ये जैसे बड़े-बड़े कैमरे से शूट करते हैं, बहुत सारी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो सब किया था। हमने क्या किया इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये गाना जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बड़े कैमरे से शूट नहीं हुआ है। इसमें कमाल की बात है, एक छुपी हुई बात ये है कि ये सिर्फ़ आईफ़ोन से हमने शूट किया है ये गाना, अब तक का। जो कि बड़े-बड़े कैमरे से शूट होता है एल्बम का, म्यूज़िक वीडियो का या FX7 हो गया, बहुत सारे बड़े-बड़े कैमरे उनसे शूट होता है, बट ये आईफ़ोन से हमने गाना शूट किया है, ड्रोन यूज़ किया था और ये था और इसका जो शूट था वो रोहड़ू एक जगह है हिमाचल में, वहाँ हमने शूट किया था, चांसल की घाटी है वहाँ पे शूट किया था। अलग-अलग लोकेशन थी इसकी, 2 दिन का हमारा शूट था, 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट हमने की थी, तो यही प्लान था हमारा, 2 दिन का ही प्लान था। इसमें क्या हुआ था अभी जैसे पीछे एग्ज़ाम चल रहे थे, यूटी एग्ज़ाम भी थे और ये थे, तो बच्चे है ना बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं बैठे-बैठे घर पे। सिर्फ़ पढ़ाई, 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 सिर्फ़ पढ़ाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं। खेलना-कूदना आजकल बच्चों का वैसे ही बंद हो गया। तो थीम भी हमने इसमें वैसे ही ली थी, बच्ची पढ़ रही है और पढ़ती-पढ़ती बाहर तो जा नहीं सकती, घूम सकती है, तो फ्लैशबैक में चली जाती है और एन्जॉय करके वापस अपना फिर एक ख्वाब टूटता है तो पता चलता है वापस घर पे ही। थीम भी हमने वही रखी, तो उसके बेस पे हमने गाना भी सिलेक्ट किया और इसका हमने शूट भी किया और ये गाना रिलीज़ हो चुका है और 1 दिन में इसकी 80,000 व्यूवर इसके हो चुके हैं अभी। 80,000 व्यूवर हो गए हैं और 8,000 के आस-पास में लाइक हो गए हैं, ऐसा करके तो अच्छा चल रहा है। इस तरह की कामयाबी की उम्मीदें हैं आपको? कामयाबी ये एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा था अभी क्योंकि ऐज भी कम है उसके हिसाब से हमने गाना भी सिलेक्ट वैसे ही किया था। एक मोटिवेशनल गाना लिया था हमने। तो आगे अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि नेक्स्ट हम फ़िल्म का प्लान कर रहे हैं, एक हिंदी मूवी प्लान कर रहे हैं और उसमें आने वाली फ़िल्म में अभी चेतांशी काम करने जा रहे हैं। मुंबई के कलाकार रहेंगे उसमें सारे और मुंबई का ही शूट रहेगा। एशियन खेलों के लिए मुक्केबाजी में चयन प्रक्रिया को लेकर रविवार को स्थानीय जाट धर्मशाला में ओलंपियन मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह की अगुवाई में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अमित पंघाल, रोहित मौर्य इत्यादि ने बॉक्सिंग फेडरेशन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केवल ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करने की मांग की गई। मिनी क्यूबा के नाम से जाने जाने वाले खेल नगरी भिवानी में द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश कुमार व ओलंपियन विजेंद्र की अगुवाई में 92 किलोग्राम के प्रतिभागी सागर अहलावत, 57 किलोग्राम के प्रतिभागी रोहित मौर्य व 51 किलोग्राम भार वर्ग के अमित पंघाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित कर एशियन गेम्स में चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए बगैर ट्रायल के चयन करने पर ऐतराज जताया। 23 सितंबर से एशियन मुक्केबाजी प्रतियोगिता चीन के जोंगजू शहर में आयोजित होनी है। चयन प्रक्रिया के प्रतिभागी खिलाड़ियों ने कहा कि चयन प्रक्रिया पहले ट्रायल बेस व खिलाड़ी के पीछे की जीती हुई प्रतियोगिताओं के आधार पर तय होती थी, परंतु अब नए मनमाने नियम बनाकर 8 पॉइंट्स के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसे लेकर उन्हें ऐतराज है। नई चयन प्रक्रिया में खिलाड़ियों की हाजिरी, उनके उठने व सोने का समय, खिलाड़ियों का वजन सहित ऐसे मापदंडों को अपनाया गया है जिससे खेल का बहुत सीधा सा ताल्लुकात है ही नहीं। वहीं ओलंपियन मेडलिस्ट मुक्केबाज विजेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने देश के लिए मुक्केबाजी में पहला पदक प्राप्त किया है, परंतु कभी भी बॉक्सिंग फेडरेशन ने उन्हें चयन प्रक्रिया के नियमों को बनाने, उन्हें बदलने
या मुक्केबाजी के उत्थान के लिए किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। सबको पता है जो अभी रेसलिंग में भी हुआ है सिलेक्शन प्रक्रिया को लेके, वैसा ही सेम बॉक्सिंग में भी है जी। बिना सिलेक्शन ट्रायल्स के आलंकन प्रक्रिया से इसको माप रहे हैं जी। और जो फिटनेस देखते हैं सभी खिलाड़ियों की, और अगर खिलाड़ी फिट है तो कैंप में तो वैसे ही है जी। उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें भी हमारा जो पॉइंट सिस्टम उसमें भी सबसे ऊपर हम ही हैं। और जिस बॉक्सर का सिलेक्शन किया गया है उसको मैं पहले भी काफ़ी टाइम हरा चुका हूँ। अभी लास्ट ये 10 महीने पहले की बात है, जो कॉमनवेल्थ ट्रायल थी उसमें भी मैं उसको हरा के ही आगे गया हूँ कॉमनवेल्थ खेलने के लिए। और उसी का सिलेक्शन किया गया है, उसी के लिए सिलेक्शन के लिए ही आप सबके सामने आए हैं। क्या प्रोसेस रखा गया है सर, और क्या सामने होगा? प्रोसेस रखा गया कि जी पॉइंट सिस्टम चला दिया है। कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, अटेंडेंस के दिए जाएंगे, फिटनेस के दिए जाएंगे, कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट रख के इनको, मतलब पूरी पावर उनकी कोचेज के हाथ में है जी। चाहे हम कितना भी जोर लगा लें, कितना ही अच्छा प्लेयर हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उसके पॉइंट्स पता नहीं कहाँ से, मेरे यही समझ में नहीं आया मेरे पॉइंट कटे कहाँ हैं। हर चीज़ में मैं बेस्ट हूँ, चाहे वो रनिंग है, चाहे वो वेट ट्रेनिंग है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें मैं बेस्ट हूँ। हर जगह मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, हर जगह उसमें बेस्ट हूँ। फिर भी मुझे पीछे किस कारण से किया गया है वो मुझे नहीं पता, समझ आप नहीं आ किस रहा। वेट कैटेगरी में और आपकी जगह किसको चयन किया गया? जी मैं 51 केजी की वेट कैटेगरी में हूँ, और दीपक नाम के बॉक्सर को उसमें सेलेक्ट किया गया है, जिसको मैं पहले भी हरा चुका हूँ सबके सामने। और हम 3 बॉक्सर ऐसे सामने निकल के आए हैं, जो 57 में रोहित मोर है और 92 प्लस में सागर अहलावत है जी। हम तीनों बॉक्सरों को इस चीज़ से आपत्ति है, जो ये सिलेक्शन पॉलिसी इनकी बदली गई है, सिलेक्शन ट्रायल्स को हटा के जो ये आलंकन प्रक्रिया चलाई गई है उसके खिलाफ। जी आगे मैं हाई कोर्ट में अपील की है, बीएफआई को भी अपील की है कि ये जो प्रक्रिया है ये हमें समझ नहीं आ रही है, किस प्रकार से और कौन कहाँ पॉइंट दे रहा है, कहाँ हमारे काट रहे हैं, वो सबको बताया है कि ये समझ नहीं आ रहा है। इसको हटा करके वापस से जो ट्रायल्स थी वो वापस लेके आई जाए। और उसके अलावा ये पूरा सुनवाई की है। अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई है जी। हर जगह हमने मेल्स कर ली हैं, हर जगह हमने बात की है, कहीं भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई अच्छा सा जवाब हमें नहीं दिया गया है, सिर्फ बात टालने की कोशिश की जा रही है। ये 18 वेट कैटेगरी प्रोटोकॉल की बात मैं करूं तो जी, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, उसमें गोल्ड और सिल्वर को बस कैंप ट्रायल के लिए राहत दी गई थी। बाद में इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार पॉलिसी चेंज की है, और सभी को जो खेलने गए थे उनकी भी ट्रायल हटा के उनको सीधा सिलेक्शन कैंप के लिए किया गया है। ऐसे ही सेम अभी एशियन गेम्स में अगर आप जाओगे तो वहाँ तो जी बाउट खेलनी पड़ेगी, वहाँ तो फाइट करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें मेडल मिलेगा, ना कि ये जो इनकी सिलेक्शन प्रक्रिया है, ये जो पॉइंट सिस्टम है उससे हमें मिलेगा। तो यही मेरा मेन कारण है इनको ये बताने का कि इनका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो ये मेरे हिसाब से कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकती। बात जी सारी प्रक्रिया देखा, जो मैंने अमित से बात करी, मोर साहब से बात की, सारे भाइयों से बात की, तो ऐसा हमारे टाइम पे कभी नहीं होता था कि विदाउट ट्रायल की आपका सिलेक्शन कर दिया जाए। एक तरफ तो मोदी साहब कहते कि आत्मनिर्भर बनो, और फिर कहते बाहर के कोचों को बुलाकर यहाँ पे उनको कहते आपका बॉस बना दिया जाता है। तो ये मैं नहीं मानता कि इससे हिंदुस्तान के बच्चों का भला होगा। आयरलैंड के 2 कोच हैं, उनको चीफ कोच बनाया गया है, हमारे वाले उसके असिस्टेंट कोच बनाए गए हैं, जो कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, जो बगैर ट्रायल के उनका सिलेक्शन किया गया। आप कह रहे हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो 7 लड़कों की टीम जाएगी, उनमें से 3 लड़के आपके साथ यहाँ पे सामने अपना जस्टिस के लिए खड़े हैं। तो इस तरह का माहौल हमारे टाइम पे कभी नहीं हुआ। हमारे टाइम तो यहाँ तक भी कहा गया कि भैया ट्रायल में हाथ खड़े होने चाहिए था, ताकि लोगों को पता लगे कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन यहाँ पे ट्रायल हुई नहीं है। ट्रायल कहते कि अपना वो तो दिल चाहेगा उसको नंबर दे देगा, दिल चाहेगा उसको नंबर काट देगा। इससे कहते हैं कि गुलामी और चाटुकारिता कैंप में ज़्यादा बढ़ेगी। इससे लोग जो बच्चे हैं वो जी हजूरी की तरफ ज़्यादा जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन कोच कर दे, तो मैं इसके साथ राम राम बोलता रहूँगा इससे। तो जो अनुभवी जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो इस
जो सिलेक्शन प्रक्रिया इस दौरान बनाई गई है, एक तरह से कहते हैं कि तुगलकी फरमान है एक तरह से, क्योंकि जो दिल में आया वो लिख दिया और उसी का सिलेक्शन हो गया। तो ये जो हमारी टीम जा रही है, हम चाहते हैं कि इन भाइयों के साथ जस्टिस हो। एक सीनियर खिलाड़ी, एक सीनियर बॉक्सर होने के नाते मैं भाइयों के साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। तो भिवानी में आज ये कहते हैं छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इन्होंने बताया कि अपना दर्द क्या है। एज भिवानी का बॉक्सर होने नाते, हमारे कोच होने के नाते हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और हम आपके सामने कहते हैं अपना दुख बताया है। और हम चाहेंगे कि इन बच्चों के साथ न्याय, जिनकी बात हो, सबके दोस्त देश के हर कोने तक पहुँचे और इनको जस्टिस मिले। पुरानी प्रक्रिया पर लौटा जाए। मैं आप लोगों के सामने एक बात क्लियर करूं। जो खिलाड़ी चुने जाते हैं बाहर, जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको चुनने का अधिकार खेल संघ का है। भारतीय जो खेल संघ है राष्ट्रीय स्तर की, वो खिलाड़ियों को चुनती है। तो हम उस अधिकार को चुनौती नहीं देते। उनको खिलाड़ी चुनने का अधिकार है, उनको कोच चुनने का अधिकार है। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष होनी चाहिए। ये समय की मांग है और सरकार भी, मोदी जी भी निष्पक्षता की, पारदर्शिता की दुहाई देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे बड़ी खामी क्या है कि सिलेक्शन की ट्रायल ही नहीं करवाई गई। फेडरेशन के पास सिलेक्शन का अधिकार है, उसके दो पैमाने हैं। पहला पैमाना है परफॉर्मेंस बेस। फेडरेशन किसी भी खिलाड़ी को उसकी पीछे की उपलब्धियों के आधार पर सेलेक्ट कर सकती है, लेकिन वो देश और समाज और खिलाड़ियों के सामने उसको स्पष्ट करे कि भाई ये यहाँ खेल के आया है, हम इसको तो आगे भेजेंगे। एक एग्जांपल दूंगा, अभी विश्व मुक्केबाजी हुई महिला की दिल्ली में, उसमें 2 लड़कियों ने गोल्ड जीता। पहले से ये घोषित कर दिया गया था कि जो गोल्ड सिल्वर जीतेगा वो एशियन गेम में सीधा जाएगा। ये ठीक है, फेडरेशन की नीति है, उसका अधिकार है, हमने उनको कहीं चुनौती नहीं दी। अब बात रही आगे की ट्रायल की, तो ट्रायल एक पारदर्शी ट्रायल होनी चाहिए। अब ये विश्व नंबर 1 रहा है अमित, इसके वेट में दूसरा लड़का गया है। मैं नहीं कह रहा कि वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन देश को और इसको पता लगे, उसकी ट्रायल हो। जजेस भी आपके हैं, रेफरी भी आपके हैं, इनकी पारदर्शी तरीके से ट्रायल हो और जो जीतता है, अमित जीतता है अमित जाए और दूसरा दीपक जीतता है दीपक जाए, कोई बात नहीं है। यूं ही आगे हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं, इनकी निष्पक्ष ट्रायल की हम मांग करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी होती रही है सिलेक्शन ट्रायल। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा बहुत बड़ा खेल है, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक, उसमें पहले जाने से पहले पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष ट्रायल हुई हैं और वही हम मांग करते हैं कि आगे भी निष्पक्ष ट्रायल हो। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब क्या किया है कि इन्होंने 4 कोचेज हैं इंडिया में, 2 बाहर विदेश से मंगाए हैं, 2 देश के हैं। उन 4 कोचेज ने एक फॉर्मेट बनाया है 8 पॉइंट का, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें लिखा है कि ये फलां चीज करेगा, वेट मेंटेन करेगा, रेगुलर रहेगा, नहीं रहेगा, ये सारी चीजें इन्होंने भी की है। अब कैसे पॉइंट दिए हैं वो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। जो मैंने पंपलेट दिया है उसमें 2 खिलाड़ियों के 400 में से 400 नंबर दिए हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उनके चुनाव पे मुझे कोई एतराज नहीं है। एक लवलीना है, एक निखन जरीन है। उनका एक वीक का जो ये है आपका असेसमेंट, उसमें 400 में से 400 है। उनको सिलेक्शन करना था परफॉर्मेंस बेस पे, लेकिन उन्होंने गलती क्या की कि भी 400 में से 400 नंबर दे दिए, जो हो ही नहीं सकते। 400 में से 400 नहीं हो सकते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उनका सिलेक्शन करना सही है, उस 400 पॉइंट की जगह लिखा जाना चाहिए था सिलेक्टेड ऑन द परफॉर्मेंस बेस। मुझे नहीं पता उनकी मानसिकता क्या रही होगी कोचिंग की। अब दूसरे खिलाड़ी हैं, वो भी उनके वेट में वो कितने डिमोरलाइज हुए हैं कि भी इनके तो 400 में से 400 हो गए, हमारे 300 रह गए या 293 रह गए। भाई 400 में से 400 है ही नहीं। जो 8 पैरामीटर हैं उनमें दूसरे बच्चे भी बढ़िया हैं। इनका सिलेक्शन करना था परफॉर्मेंस बेस पे, तो लिखे क्लियर परफॉर्मेंस बेस पे। तो यही इन खिलाड़ियों की मांग है और बहुत वाजिब और जायज मांग है, पर ये इनका सिलेक्शन किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब इनकी जो असेसमेंट हो रहा था, मूल्यांकन हो रहा था, तब कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं थी। वहां सिर्फ 4 कोचेज थे जो अपने हिसाब से इनकी मार्किंग कर रहे थे। 2 विदेश के हैं, 2 हमारे देश के हैं। और विदेश वालों की सुन लो, मेकिंग इंडिया की बात चलती है, आपके माध्यम से कहूंगा, देश में हमारे हर साल लगभग बॉक्सिंग में एक द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, वो बहुत काबिल कोच को मिलता है। अब 2 कोच विदेश से मंगाए हैं, उनको 15-15 लाख रुपए भारत सरकार दे रही है और उनसे अच्छे कोच हमारे देश में भी हैं। वो लाख 1.5 लाख में ट्रेनिंग देते हैं। पूरी की पूरी मोनोपोली, पूरी की पूरे अधिकार उन विदेशी कोचों के पास है, खिलाड़ियों का चुनाव का और दूसरे चीजों का, और हमारी उनकी कल्चर नहीं मिलती। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक पहले कोच था, सुबह 9 बजे ट्रेनिंग,
पहले 9 बजे ब्रेकफास्ट करो, फिर 11 बजे ट्रेनिंग। तो आप हमें कोई नई तकनीक सिखा सकते हैं, इसमें हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कहाँ गई? हम रात को 9 साढ़े 9 बजे सोते हैं, हम सुबह 4 बजे या 5 बजे उठते हैं, वो रात को 2 बजे सोते हैं। क्यों सोते हैं आपको पता है? सुबह 9 बजे उठते हैं। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ ना किया जाए। आप जो अपने स्वदेशी का राग या मेक इन इंडिया का राग अलापते हैं, आप उस पे खरा धरातल पे खरा उतरने की कोशिश करें। रविवार को मानानपाना स्थित धर्मशाला में राजपूत समाज द्वारा सम्राट मिहिर भोज प्रकरण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित राजपूत समाज के प्रबुद्ध नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता नरेश तंवर, पवन ठाकुर, तेजपाल सिंह इत्यादि ने राजपूत राजाओं के इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करने को लेकर बीजेपी के नेताओं को मांग पत्र सौंपने की बात कही गई। स्थानीय मानानपाना स्थित राजपूत समाज के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट मिहिर भोज प्रकरण को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश तंवर, राजनारायण सिंह, सुभाष तंवर इत्यादि द्वारा उपस्थित नागरिकों को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि वे राजपूत राजाओं के इतिहास के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर वर्तमान सरकार के नेताओं एवं प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सम्राट मिहिर भोज के सामने लिखवाए गए गुर्जर शब्द को हटाया जाए, नहीं तो समाज के लोग बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। आज ये मानानपाना भिवानी के अंदर राजपूत युवा साथियों की बैठक हुई। इस बैठक के अंदर मुख्य रूप से मुद्दा मिहिर भोज से जो कैथल के अंदर लाठीचार्ज की गई उस विषय पर यहाँ विचार विमर्श किया गया और साथ में समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में विचार किया गया और अपने भविष्य में राजनीतिक अस्तित्व की पहचान करने के लिए आज मुख्य रूप से विचार किया गया। इसमें मिहिर भोज की जो प्रतिमा वहाँ स्थापित की कैथल के अंदर वो वहाँ की जा रही थी, उसके अंदर शांतिपूर्वक जो राजपूत समाज के व्यक्ति अपना प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी एक ही मांग थी कि मिहिर भोज राजपूत राजा थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मिहिर भोज का साम्राज्य बहुत विस्तृत साम्राज्य था। 836 ईस्वी से लेकर 49 साल तक उन्होंने राज किया और खास रूप से एक चीज को विशेष रूप से अंकित करना चाहता हूं कि मिहिर भोज के उस साम्राज्य के अंदर गुर्जर नाम का एक प्रांत था जो कि आज के गुजरात से संबंध रखता है और उस गुर्जर शब्द का मिसयूज किया जा रहा है। ये एक खाली गुर्जर समाज के कोई महाराजा नहीं थे, वो राजपूत घराने में उनका जन्म हुआ है। ये राजवंशी थे, परिहार वंश से संबंध रखते थे और खास रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े महाराज, ऐसे बड़े योद्धा, बड़े बड़े व्यक्तित्व ये जो संसार के अंदर पैदा होते हैं वो किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, वो किसी एक धर्म विशेष के नहीं होते। वो जाति और धर्म के अंदर हमारे जो क्षणिक नेता होते हैं, जो क्षणिकवाद का प्रयोग करते हैं, लोगों की भावनाओं का प्रयोग कर अपना फायदा उठाते हैं, उन नेताओं से हर 36 बरादरी को सजग रहना चाहिए। मैं एक विशेष रूप से बात कहना चाहता हूं कि महाराज मिहिर भोज के नाम से उस चौक को जाना जाए, वो किसी एक जाति विशेष का नहीं होकर के गुर्जर शब्द हटा दिया जाए और वो 36 बरादरी का, क्योंकि उन नेताओं को गुर्जरों का इलाका होगा तो वहां उन्होंने गुर्जरों की जरूरत है, भिवानी का इलाका है वहां राजपूतों की जरूरत है उन नेताओं में। तो मैं तो ये कहता हूं कि नेता लोग भी अपने फायदे के लिए समाज को अलग अलग धर्मों और जातियों में ना बांटे। मेरा नाम तेजपाल सिंह है और मैं भिवानी निशानपाने से हूँ। ये जो आज पंचायत हुई है मानानपाना परस में, इसका उद्देश्य ये है जो मिहिर भोज का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें हम अपने भाइयों का सहयोग कैसे करें और उनका समर्थन कैसे करें।
तो इसमें ये निर्णय लिया गया है, हम जितने भी बीजेपी के हमारे पदाधिकारी है, एमएलए है, उनके पास जाके समाज के पक्ष में आने का आह्वान करेंगे। अगर वो नहीं आते तो उनका विरोध करेंगे और विरोध ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन करके सरकार में आपत्ति दर्ज करवाएंगे और अपने भाइयों को एक साथ आने के लिए और उनका ज्यादा से ज्यादा विरोध करने के लिए कहा गया है इस मीटिंग में। मेरा नाम जय नारायण सिंह है जी। मैं लेक्चरर हूँ, लीगल स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस बच्चों को पढ़ाता हूँ जी। मेरा नाम जय नारायण सिंह है, मैं मानान पान्ना से हूँ। एक कहावत है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आप अपने पड़ोसी और पूर्वजों को क्या कोई चेंज कर सकता है? नहीं, लेकिन आज यही हो रहा है। आज जो हमारा समाज इतना क्रोधित है या जो हमें दुख हुआ है कि डेमोक्रेसी में एक हमारा हक है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो हम उस बात को आगे उठाएं, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और ये जो भाजपा की सरकार है मूक दर्शक बन करके हमारी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी के खिलाफ खड़ी रही, तो हम इससे बहुत ही आहत है। हम सब ने इसका बहुत ही पुरजोर विरोध किया है। हम सब की ये मांग है और हम सब ने ये सोचा है कि हम जाकर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सिर्फ भिवानी ही नहीं, हमारी कम्युनिटी में जितने भी हैं, जहां पर भी विधानसभाओं में हमारा असर है, हम चाहेंगे और हम उनको ज्ञापन भी देंगे और हम चाहेंगे कि वो विधानसभा में इस बात को उठाए। और अगर वो विधानसभा में इस बात को उठाने में कामयाब या हमारे को धोखा देते हैं, उस बात को नहीं उठाते हैं, तो हम इस बात की घोषणा करने से भी नहीं संकोच करेंगे कि हम आगामी चुनाव में उन सभी ऐसे नेताओं का बहिष्कार करेंगे। रविवार को शिवनगर स्थित सिंघानिया धर्मशाला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धर्म प्रसार प्रमुख सुरेंद्र कनीना ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सावन मास के चलते हम सबको मेवात स्थित भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भिवानी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक में धर्म प्रसार प्रमुख सुरेंद्र कनीना ने अपने संबोधन में बताया कि हमें मेवात यात्रा पर चलना चाहिए। मेवात में भगवान शंकर का मंदिर है, वह बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके दर्शन कर हमें धर्म का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रोग्राम में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी भी उपस्थित रही। साथ ही सुरेंद्र जी ने अखंड भारत पर अगस्त में मनाए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा की और सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के बारे में और आगामी 6 माह तक के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मैं दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका चारू अग्रवाल। आज हमारी जिले की बैठक हुई है। इसमें हमारे आगामी कार्यक्रम के लिए हम लोग इसके लिए सब इकट्ठे हुए हैं। इसमें अब सबसे पहले आएगा हमारा मेवात यात्रा, जो सब लोग हम लोग जलाभिषेक के लिए मेवात जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा आएगा अखंड भारत, उसके वो है हमारा 14 अगस्त का, वो हम लोग सारे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं उसमें अखंड भारत के लिए। और उसके बाद आ रहा है हमारा स्थापना दिवस और रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे हम लोग काफ़ी जगह जाते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह में रक्षाबंधन बांधने के लिए, डॉक्टर्स के पास, ऐसे हम कई संस्थाओं के पास भी जाते हैं, पुलिस वगैरह के पास भी जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस, जो हमारा जन्माष्टमी पर आता है। तो हम लोग इसी 6 महीने के कार्यक्रम की योजना के लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला बैठक की ये जिला बैठक अभी 8 और 9 तारीख को प्रांत बैठक की नारनौल में, वहाँ पर जो विषय दिए गए, बताए गए कि अभी आगामी 6 माह में संगठन को क्या क्या कार्य करने हैं, कौन कौन से हमारे त्यौहार आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया है। अब सबसे पहले जैसे हमारा मेवात धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम है 31 तारीख को, वहाँ पे सभी कार्यकर्ता शिवजी भगवान के जो हमारे पांडवकालीन मंदिर हैं वहाँ पर जलाभिषेक करके आएंगे। पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता जाएंगे। उसके बाद हमारा शौर्य यात्रा का कार्यक्रम रहेगा जो प्रखंड स्तर से चलेगा। उसके बाद जन्माष्टमी पे विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस आता है, तो स्थापना दिवस के भी पूरे जिले में लगभग 100 कार्यक्रम होंगे जो गांव स्तर तक जाएंगे। इन सब के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है। इसमें आज अध्यक्षता करने के लिए हमारे धर्म प्रसार के प्रांत प्रमुख सुरेंद्र जी कनीना से आए हुए थे। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता ली है, सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है और हमने आज लगभग 70 कार्यकर्ताओं को नए दायित्व दिए हैं और वो दायित्व एक शपथ पत्र के माध्यम से दिए हैं। सभी ने शपथ ली है कि मैं हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अडिग रहूँगा, तत्पर रहूँगा। जब भी संगठन जो भी कार्य कहेगा समाज की दिशा में
उन सब के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा और संगठन के आह्वान पर हर जगह उपस्थित रहूँगा। शनिवार को लोहारू कस्बे में एक कपड़ा व्यापारी पर अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गोलियां चलाने के बाद पूरा बाजार दहल गया। सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस ने तुरंत पूरे क्षेत्र को घेर कर बाइक सवारों को पकड़ने की कार्रवाई आरंभ कर दी। बताया जाता है कि बाल बाल बचे कपड़ा व्यापारी से अज्ञात लोगों द्वारा 2 महीने पहले भी 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। भिवानी के लोहारू में दुकान पर बैठे कपड़ा व्यापारी पर बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चला दी। गनीमत रही कि गोलियों से व्यापारी बाल बाल बच गया। गोलियों की आवाज से पूरा बाजार दहल गया और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। कपड़ा व्यापारी से 2 महीने पहले 30 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोहारू के मुख्य बाजार में शनिवार को बाइक पर आए 2 युवकों ने यस क्लोथ स्टोर के मालिक पर गोलियां चला दी। बदमाशों ने यहां पर 2 गोलियां चलाई और फरार हो गए। व्यापारी को गोली नहीं लगी और वे बाल बाल बच गए। साथ ही साथ बता दें कि यश क्लोथ स्टोर के मालिक से 2 महीने पहले 30 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में एक बदमाश गिरफ्तार भी हो चुका है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने घेराबंदी भी कर दी है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।